तीसरी बात मैंने कही थी कि अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ बिल है। मैं एक एक विसंगति आपके सामने रखूंगी, आप सुनकर हैरान होंगे। पहली विसंगति है प्रधानमंत्री को दायरे में लाने की। मतभेद है सदन में, कुछ लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री होने चाहिए, कुछ चाहते हैं नहीं होने चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं होने चाहिए। और ये बात आज नहीं कह रही हूं, जिस समय इस सदन में चर्चा हुई थी तब कह दी थी। लेकिन इन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री को लाए तो हैं पर इतने कवच कुंडल पहना के लाए कि उन्हें कोई छू ही नहीं सके। क्या प्रावधान है, जो शिकायत आएगी उस पर पूरा बेंच, फुल बेंच लोकपाल का बैठेगा। 3/4 जज ये तय करे कि शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई होगी, वरना नहीं। ये 3/4 का कॉन्सेप्ट कहां से आया? 3/4 का कॉन्सेप्ट कहां से आया? अध्यक्ष जी, इवन इस देश में संविधान का संशोधन करने के लिए कुल सदन का 50% और उसका 2/3 चाहिए। कुल सदन का 50% होता है 273, उसका 2/3 होता है 182। अगर इस 543 में से 273 सदस्य उपस्थित होकर 182 लोग संविधान संशोधन के पक्ष में वोट कर दें तो संविधान संशोधित हो जाता है। और ये मिनिमम नंबर दैट इज 50%. 275 of this house is required, not 182. 50% का है, 50%. आप भी 50% रख लीजिए। एक मिनट, आप भी 50% रख लीजिए, पर मैंने तो संशोधन दिया है 2/3 का। 2/3 का नहीं, ठीक है। आई स्टैंड करेक्टेड। 182 members there. I stand corrected. That's all. I stand corrected, क्योंकि 50% ऑफ द टोटल अलग से जरूरत है और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग अलग से जरूरत है, इसलिए आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि 50% ही चाहिए ना संविधान के लिए। आप 50% रख लें, मगर मैंने तो 2/3 का संशोधन दिया। ये 3/4 कहां से? और उसके बाद प्रोसीडिंग्स कैमरा में होंगी और वो किसी आरटीआई में या कहीं बाहर उजागर नहीं की जाएंगी। हम पारदर्शिता ला रहे हैं या पारदर्शिता समाप्त कर रहे हैं? आप क्यों पीएम को एम्बैरेस कर रहे हैं? अगर आपको नहीं लाना तो साहस से कह दीजिए। क्या हम उन लोगों का बात नहीं मानते जो लाना चाहते? कह दीजिए। लेकिन ये एक फार्स, ये एक दिखावा क्यों कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को ला भी रहे हैं, लेकिन 3/4 तो पहले चाहिए, बाद में कैमरा में प्रोसीडिंग होगी और कोई आगे बताएगा नहीं। क्या ये संभव है? हिंदुस्तान में कहते हैं 2 लोगों के बीच में बात हो तो बाहर निकलती है। 9 जज जिसे देखेंगे, उन 9 जज के 9 असिस्टेंट उनके सामने प्रोसेस करके शिकायत रखेंगे। कोई एक स्टेनो उस ऑर्डर को लिखेगा भी, किसी ने विमत दिया, असहमति दी तो उसका स्टेनो भी लिखेगा। 20, 22, 25 लोगों के बीच में से जो चीज निकलेगी वो बाहर नहीं आएगी। और शिकायतकर्ता तो बताएगा। आप ऐसा कानून ला रहे हैं जिसकी अनुपालना कम होगी, अवहेलना ज्यादा होगी और अंदाजे लगेंगे, अटकलें लगेंगी, अफवाहें उड़ेंगी। कैबिनेट की बात नहीं थी। तो ऐसे अंदाज और आकलन वाली चीजें, अफवाहों की सरगर्मियां क्यों फैला रहे हैं आप पारदर्शिता से कहिए। आखिरकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हाउस ऑफ द पीपल को माना गया है प्रधानमंत्री के बारे में। यह सदन किसी बेबुनियाद शिकायत पर थोड़ी कार्रवाई की इजाजत दे देगा। प्रधानमंत्री दल के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं क्या शिकायत है और क्या हमने आगे, क्या उस पर हुआ ये बताएंगे ही नहीं। किस कारण से वो शिकायत खत्म की गई ये बताएंगे ही नहीं। अरे अब तो असांजी जैसे लोगों ने विकीलीक्स के खुलासे कर दिए। 20-20 साल पहली चीजें बाहर आ गई। जिन लोगों ने काला धन बाहर रखा था, सोचा था कभी नाम नहीं आएंगे, उनकी सूचियां लोगों ने चुरा दी। क्या ये चीजें बाहर नहीं आएंगी? एक ऐसा कानून हम बना रहे हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा।
बल्कि जिसकी अवहेलना होगी, पर प्राइम मिनिस्टर एम्बैरस जरूर होंगे। कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में आएगा कि एक ऐसा लॉ अगेंस्ट करप्शन बना जिसमें प्रधानमंत्री की प्रोसीडिंग कैमरा में होगी, बाहर रिपोर्ट बताई नहीं जाएगी, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा था बड़ा विकृति से भरा बिल है। और एक दूसरी भी संगति बताती हूं जो आपकी पीठ से संबंधित है। इसमें एक धारा जोड़ी गई है 24। स्टैंडिंग कमेटी में कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। मैंने अपने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों से भी पूछा और स्वयं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी। कहां से आई वो धारा मुझे नहीं मालूम, सांसदगण सुन लें उसको। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि एमपी अगर चार्जशीट भी होगा तो उसकी रिपोर्ट स्पीकर को या चेयरमैन राज्यसभा को भेजी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप कार्रवाई करिए चार्जशीट के बाद। और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगी या करेंगी, उसकी रिपोर्ट आप लोकपाल को भेजेंगी और नहीं करेंगी तो कारण क्या है ये भी उसको लिखकर भेजेंगे। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सदन सर्वोच्च है और इस सदन में आपकी सत्ता सर्वोच्च है। आपकी किसी रूलिंग को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यह लोकपाल कह रहा है कि आप रिपोर्ट देंगे उसको। और ये आपने कैसे मान लिया? सपने आते हैं आपको, हंचेज होती हैं, क्या होता है आपको? हाँ, दुविधा में तो हमेशा ग्रस्त रहते हैं। आपकी सत्ता को तो कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी ने पढ़ा है ये बिल? स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं हुई। कहां से आई है प्रावधान, कहां से आई ये धारा कि चार्जशीट होने के बाद आपके पास वो रिपोर्ट भेजेगा और आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजेंगी उसको, और अगर एक्शन कोई नहीं लेंगी तो कारण लिखकर भेजेंगी। ये बिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के भी विरोधाभास में है। वहां तो कहते हैं कि कन्विक्शन के बाद भी अगर 2 साल का कन्विक्शन है और सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़के जीत कर आ सकते हैं, मगर यहाँ चार्जशीट के बाद ही सदस्यता से जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कोई एक विसंगति नहीं है इसमें। तीसरी विसंगति देखिए, सीबीआई की कार्यशैली के बारे में हमने बहुत बार चर्चा करनी चाहिए। पिछली बार बोलते हुए मैंने कहा कि सीबीआई वो यंत्र है जो सरकार के अल्पमत को बहुमत में बदलता है। जितने के नाम मैंने लिए वो सब आज दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन पिछले 3 महीने में 2 नई घटनाएं हो गई। चिदम्बरम जी के मामले में सीबीआई ने जाकर कह दिया इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जाकर याचिका दायर की कि मेरे पास वो सारा एविडेंस मैं फाइल में से निकाल सकता हूं जिसमें जांच की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पे कहा सीबीआई को कि फाइल दो ही नहीं, और वो फाइल देने के बाद वो मैजिस्ट्रेट के सामने गए। मैजिस्ट्रेट ने कहा मैं आपको सुनना चाहूंगा कि चिदम्बरम साहब को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए। मैजिस्ट्रेट सुन रहा है कि अभियुक्त बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक गृह मंत्री के खिलाफ कैसे सीबीआई कह दे कि हम जांच करने को तैयार है? उन्होंने सरेआम मना कर दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश की असेंबली में अल्पमत को बहुमत में लाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। इसलिए हम चाहते थे कि सीबीआई सरकारी शिकंजे से निकले, लेकिन इन्होंने तो सीबीआई की ऐसी गुम्बदगिरी बनाई है। पहले उसका एक बॉस था, अब 4 बॉस बन गए। लोकपाल ग्रुप ए और बी के अधिकारी उसको भेजेगा, उसके लिए वो लोकपाल को रिपोर्ट करेगा। सीबीसी ग्रुप सी और डी के अधिकारी उसे भेजेगा, उसके लिए वो सीबीसी को रिपोर्ट करेगा। बाकी जो कोर्ट से डायरेक्ट उसके पास केसेस आएंगे उसके लिए वो कोर्ट को रिपोर्ट करेगा, और ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन के लिए वो डीओपीटी के आगे माथा टेकेगा। सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है प्रशासनिक और वित्तीय, जिसके हाथ में धन है और जिसके हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग है। आपने डायरेक्टर सीबीआई की अपॉइंटमेंट तो रख दी, लेकिन क्या सारे काम डायरेक्टर करेगा?
उसके नीचे के सारे अफसरों का प्रशासन तो डीओपीटी के हाथ में है। इसलिए हमने ये कहा कि अगर सीबीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है तो एक तो आप उसके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन विंग को अलग करिए सीबीआई के अंदर, और उसके बाद उसका प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण लोकपाल को दे दीजिए, ताकि वो इनके शिकंजे से निकले, वो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में काम करे। और अगर ये हमारा ये सुझाव मानते हैं तो लोकपाल को एक एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मिल जाएगी, सीबीआई सरकारी शिकंजे से बाहर हो जाएगी और देश में भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मजबूत तंत्र खड़ा हो जाएगा। मगर वो ये नहीं करेंगे। एक और विसंगति बताती, इसके अंदर एक धारा है 14, उसका एच देखिए। जब जब हम कहते थे कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को आप लोकपाल में ले आओ, तो कहते थे नंबर देखा है आपने, 57 लाख कर्मचारी हैं, कैसे आएंगे। और अब आप 14H देखिए, हिंदुस्तान के सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे, सारे चर्च, सारे स्कूल, सारे अस्पताल, कोई संस्था नहीं बची, उनके प्रेजेंट डायरेक्टर, उनके एक्स डायरेक्टर्स, सारे के सारे लोग दायरे में ले आए। तो ये लोकपाल बेचारा दब जाएगा उनके नीचे। इतनी बड़ी विसंगति। Please sit down. Please sit down. Please sit down. You speak when it's your turn. इतनी बड़ी विसंगति उन सबको ले आए। 57 लाख तो ज्यादा लग रहे थे, और इसमें जो करोड़ों लोग आ जाएंगे उनको ला करके लोकपाल के नीचे इन्होंने रख दिया। इसी तरह से जो मैं कह रही थी कि सेंस ऑफ द हाउस की इन्होंने अवहेलना की। सेंस ऑफ द हाउस किन 3 चीजों के लिए थी? पहली थी लोअर ब्यूरोक्रेसी के लिए, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए, सिटीजन चार्टर के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त में तो कंफ्यूजन है, 253 के नीचे लाए हैं और कह रहे हैं ऑप्शनल है। लोअर ब्यूरोक्रेसी में ए एंड बी उधर डाल के सी एंड डी सीवीसी को दे दिया है, और सिटीजन चार्टर का बिल ही अलग लाए हैं, वो भी स्टैंडिंग कमेटी को गया है। जबकि उस दिन ये तय हुआ था कि सिटीजन चार्टर, विसल ब्लोअर वो इसका पार्ट बनेंगे, और वो स्टैंडिंग कमेटी से आएगा, उसके बाद वो इसका पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। सिटीजन चार्टर में अपने आप में बहुत खामियां हैं, विसल ब्लोअर में अपने आप में बहुत खामियां हैं, इसीलिए हमने विसल ब्लोअर के लिए बिल्कुल अलग वक्ता रखे हैं, केवल उसी पर बोलेंगे। सिटीजन चार्टर जब यहाँ डिस्कस होगा तब हम उस पर बोलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इस सरकार को ये पता नहीं है कि वो इस बिल में चाहती क्या है। एक तरफ लोकपाल इतना बेचारा है कि अपना सचिव भी नियुक्त नहीं कर सकता, दूसरी तरफ लोकपाल इतना ताकतवर है कि आपसे रिपोर्ट मांग रहा है। एक तरफ सीबीआई को अलग भी निकालना चाहते हैं, लेकिन उसके 4 बॉस भी बनाकर रख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये मजबूरी में लाया गया बिल है, और मजबूरी वित्त मंत्री की एक तो ये है कि इनको बजट बनाना है, इनके पास समय नहीं है, और दूसरा इनको ये है कि किसी भी तरीके से ये जो एक जन आंदोलन चला है, इसको हम ये कह सके कि हम एक बिल ले आए। लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन की ये मंशा नहीं है और इस देश की भी ये मंशा नहीं है। हम चाहते हैं एक सशक्त लोकपाल आए, एक प्रभावी लोकपाल आए, एक संविधान सम्मत लोकपाल आए। इसलिए मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि या तो हमारे ये सारे संशोधन स्वीकार करके इस बिल को सुधारो, और नहीं तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ इस बिल को वापस ले लो। इस बिल को वापस स्टैंडिंग कमेटी को भेज दो, वहां इस पर चर्चा हो, वापस चर्चा हो। आप 2 महीने बाद लाओ, 3 महीने बाद लाओ, 2 महीने या 3 महीने बाद भी बिल आएगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन कम से कम वो बिल, लेकिन कम से कम वो बिल, बैठिए, nothing else will go in record. नहीं, बैठिए। लेकिन कम से कम वो बिल देश
आप बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। Please sit down, please sit down, please sit down, बैठ जाइए। हाँ, हमने चाहा था कि बिल शीतकालीन सत्र में आए, उस दिन सेंस ऑफ द हाउस में भी चाहा था, बाद में भी चाहा था, मगर ऐसा बिल लाए ये तो नहीं चाहा था। ऐसा बिल आए जो वर्तमान सिस्टम को भी ध्वस्त कर दे। जो आज तंत्र खड़ा है ये तो उसका भी विनाश कर रहा है, ये तो उसको भी ध्वस्त कर रहा है। इसलिए हमें ध्वस्त करने वाला बिल नहीं चाहिए। हमें देश में एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करे वो बिल चाहिए। आप 2 महीने और लगा लो, वापस स्टैंडिंग कमेटी के पास ले जाओ, लेकिन एक ऐसा बिल लेकर आओ जो देश की आशाओं को पूरा कर सके, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। हमें बोलने नहीं दीजिए, आप बैठ जाइए ना, आपकी बारी आएगी।